गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलपीपी का। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सिंप्लेक्स मेथड से ही किए हैं। ये भी आपका एक सिंप्लेक्स मेथड का ही क्वेश्चन है जो कि आपका नेट दिसंबर 2011 में आया भी हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। आपको एक एलपीपी दी है मैक्सिमाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम का है। ठीक है, यानी कि हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो क्योंकि अगर मिनिमम में होता तो हम मैक्सिमम में चेंज करते, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आपको दिया है z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3। कंस्ट्रेंट क्या है? फर्स्ट है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 10, 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 40, और थर्ड कंस्टेंट है x1 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 10, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सॉल्व करनी है एलपीपी और हमें निकालनी है वैल्यूज x1 x2 x3 की। ठीक है, और उसके बाद हमें मैक्सिमम z की वैल्यू निकाल देनी है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए थे कि इस प्रॉब्लम के अनबाउंडेड सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, या फिर एक मिलेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या फिर मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या फिर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ तक हम लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रेंट में लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, हमें यहाँ लाना होता है इक्वल टू। तो हमें देखो यहाँ लेस देन दिया, यानी कि ये वाला पार्ट आपका कुछ कम है RHS से, तो कुछ ऐड कर दो इसमें तो इक्वल हो जाएंगे। तो ऐड करने वालों को हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ऐड करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल, बताया था आपको। और जिन्हें माइनस करते हैं उन्हें सरप्लस वेरिएबल। थोड़ा सा नाम में डिफर लगता है। स्लैक यानी कि जिन्हें हम प्लस कर रहे हैं, और सरप्लस यानी कि जिन्हें हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तीनों में ही लेस देन है, तो हमें स्लैक वेरिएबल 3 ऐड करने पड़ेंगे। और आपको बताया था स्लैक वेरिएबल की जो कॉस्ट होती है वो होती है 0, इसीलिए यहाँ पर आया है 0x4, 0x5 और 0x6। ठीक है, x4 x5 x6 क्या है आपके स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ ऐड कर दीजिए। फर्स्ट में x4 ऐड करा, सेकंड में x5 और थर्ड में x6, तो ये आपके इक्वल टू में चेंज हो गए। क्लियर? अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या करना होता है, अब हमें यहाँ बनाना होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोले तो बेसिक बेसिस बताई थी ना आपको, इनिशियल बेसिस बनानी होती है। तो इनिशियल बेसिस कैसे बनाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं बन रही है कि नहीं। तो देखो यहाँ x4 है, यहाँ x4 है क्या दोनों में? नहीं, तो यहाँ पर 1 और नीचे 0 0। समझ पा रहे हैं, कॉफिशिएंट बता रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ x5 है, तो यानी कि इसका कॉफिशिएंट 1। समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपके पास x6 है, तो यहाँ क्या होगा, कॉफिशिएंट 1, और ऊपर 0 0। x6 नहीं है तो x6 का कॉफिशिएंट क्या होगा, 0। देखिए हमने आपको बताया था, टेबल बनाइए। अच्छा, टेबल से पहले कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए, तब आपको समझ आएगा। कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बना रहे हैं हम कंस्ट्रेंट की, तो कुछ भी नहीं, इनके कॉफिशिएंट है जो वो लिख देने हैं। x1 का क्या है, 1, यहाँ x1 का 2 है, यहाँ पर 1, तो वो लिख दिया एज इट इज़। यहाँ देखिए -1 और यहाँ x2 का 0, तो -1 0। यहाँ x3 नहीं है तो 0, x3 नहीं है 0, x3 का -1, तो ये लिख दिया। अब देखिए x4 x5 x6 के, x4 का ऊपर 1 है कॉफिशिएंट, इन दोनों में है ही नहीं तो 0 हो गया। इसी तरह से x5 का, और इसी तरह से x6 का। तो ये आपकी एक बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। ठीक है, यानी कि हमें मिल चुकी है इनिशियल बेसिस क्या, α4 α5 α6। यहाँ हमने इसे नाम दे दिया है, फर्स्ट कॉलम को α1, सेकंड को α2, एज इट इज़, ये α3, ये α4 और ये α5, और ये लास्ट कॉलम क्या है आपका, α6। ठीक है, तो इनिशियल बेसिस में क्या आ गए, α4 α5 और α6। ठीक है, अब बना देनी है टेबल। इसी तरह से हमने और भी क्वेश्चन किए थे, तो टेबल बना दीजिए। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनेगी, यहाँ CB B XB, यहाँ आपका ऊपर CJ आता है, CJ में कौन सी वैल्यूज आएंगी, Z वाली, तो आपके पास Z क्या है, 2 1 1 0 0 0। ठीक है, 2 1 1 0 0। ठीक है,
अब यहाँ क्या आता है, यहाँ आती है आपकी ये वाली मैट्रिक्स, तो ये ए कंप्लीट एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक है, ये एज इट इज़ हमने लिख दी है। यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आती है, यहाँ पर आती है ये वाली वैल्यूज़ 10 40 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेसिस अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 ये एज इट इज़ लिखा। एक्स बी में x4 x5 x6, और सी बी क्या होती है, बेसिस वाले जो आपके वेक्टर हैं उनकी कोस्ट। तो कोस्ट क्या है, अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 की देख लीजिए 0 0 0, तो यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है, जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे क्या बताया था हमने आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर प्लस करना है इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बताया था ना स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 × 1। ठीक है, फिर प्लस, फिर 0 × 2, इसी तरह से निकालते हैं, प्लस 0 × 1। यहाँ तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि 0 0 है, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। तो यानी कि जेड जे क्या आ चुका है, 0 फर्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर तीनों की कोस्ट 0 है, तो आपके पास जेड जे हर किसी के लिए 0 ही आने वाला है। तो जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाएगा, 0 में से -2 गए -2, यहाँ भी 0 आएगा जेड जे की वैल्यू, तो 0 में से 1 गया -1, ऐसे ही यहाँ पर -1, और 0 में से 0 गया 0। ठीक है, अब क्या बताते हैं, हमें यहाँ देखना होता है मोस्ट नेगेटिव। इसी तरह से हमने क्वेश्चंस किए थे, तो मोस्ट नेगेटिव हम यहाँ देख पा रहे हैं -2 है। पहले भी बताया था, कंफ्यूज नहीं होना, साइन से मत देखिए, बिल्कुल -2 छोटा होता है -1 से, बट हमें यहाँ साइन नहीं देखना है। मुझे बताओ 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो बस -2 हो गया मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, एंट्रिंग वेक्टर के बारे में, यानी इससे हमें पता लग गया है कि अल्फा 1 एंट्रिंग वेक्टर है। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, डिपार्टिंग वेक्टर के लिए हमें करना होता है मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो कैसे लेते हैं, बताया था ना आपको, क्या फॉर्मूला होता था। देखिए मिनिमम रेशो का हमको फॉर्मूला पता है, बताया था आपको कि मिनिमम ऑफ एक्स बी आई अपॉन वाई आई के। यहाँ आई क्या बता रहा है, रो को, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है, जहाँ वाई आई के साथ कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0। ये वाई आई के क्या है, ये वाले एलिमेंट, वाई फर्स्ट रो के लिए यानी कि वाई 1 के क्या हो जाएगा 1, वाई 2 के 2, वाई 3 के 1। ठीक है, तो यहाँ में कंडीशन होती है कि ये वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 के लिए हम ये मिनिमम रेशो नहीं निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 1 अपॉन या ऊपर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, तो अपॉन में 0, इसका मतलब तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये हम नहीं करते हैं। ऐसा हम कोशिश करते हैं कि 0 अपॉन में ना आए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए। ठीक है, तो मिनिमम रेशो निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स बी आई क्या है, ये 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मिनिमम 10/1, 40/2 क्या आएगा 20। ठीक है, लिख लेते हैं, यह 10/1, तो आप लोग इजीली बता पा रहे हैं, ये तो 20 हो चुका है, मिनिमम क्या है 10। अब 10 ये वाला लें या फिर ये वाला लें, तो कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट रो। तो यानी कि ये वाला हम मिनिमम ले रहे हैं, तो ये किसके कारण आया है, फर्स्ट रो के कारण, तो ये आपका हो जाता है की एलिमेंट। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स कैसे, देखो बताया था ना आपको, की एलिमेंट कैसे बताते थे, डिपार्टिंग वेक्टर और एंट्रिंग वेक्टर का कॉमन, ये एंट्रिंग वेक्टर है। ठीक है, डिपार्टिंग हमें पता लग चुका है, ये अल्फा 4 है, क्यों, मिनिमम रेशो ये वाला है ना, ये वाला 10 हमने माना है, तो ये वाला 10 और 1 कहाँ है, ये रहे, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 4 डिपार्टिंग वेक्टर है, और इसका और इसका कॉमन कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो 1 हो गया की एलिमेंट। ठीक है, यही लिखा है 1 की एलिमेंट है, अल्फा 4 डिपार्टिंग वेक्टर। समझ आया, तो अब क्या करना है, हमें अल्फा 4 को हटा देना है। ठीक है, चाहते तो अल्फा 6 को भी हटा सकते थे, बट हमने फर्स्ट वाला रो लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा स्टूडेंट्स, अल्फा 4 को हटा देंगे और अल्फा 1 को एंट्रिंग करा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाइए, किस तरह से बनेगी, देखिए
सेकंड सिंप्लेक्स टेबल आपके पास बन जाएगी स्टूडेंट्स। बनाइए आप लोग, हम भी बना रहे हैं। देखिए सीजे की वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये एज इट इज़ लिख देनी है। तो सीजे यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 1 1 0 0 0, ठीक है। बेसिस में क्या चेंज हो चुका है, अल्फा 4 को हटा देना है और क्या आ जाएगा, अल्फा 1, है ना। तो लिख दीजिए अल्फा 4 की जगह अल्फा 1, अल्फा 5 और अल्फा 6 आपके एज इट इज। यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, x1 x5 और x6। यहाँ कोस्ट लिखनी है, अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में कोस्ट क्या है 2, 5 और 6 के रिस्पेक्ट में 0 0, ठीक है। अब क्या करना होता है स्टूडेंट्स, अब हमें करना होता है की एलिमेंट जो भी आता है उसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ तो की एलिमेंट पहले से ही 1 है, तो कुछ चेंज हमने करना ही नहीं है। तो एज इट इज़ लिख देना है 10 1 -1 0 1 0 0, ठीक है। फर्स्ट रो हमने एज इट इज़ लिख दी है। अब क्या करना होता है, की एलिमेंट के नीचे वाले को हमें 0 बनाना होता है, जो आपकी नई रो आई है उसकी हेल्प से। यही हमने आपको बताया था, इसी तरह से क्वेश्चन करे हैं। तो देखो इसको हमें 0 बनाना है, तो क्या बनाओ, ये 2 में से 2 को माइनस कर दो, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो माइनस कोई ना कर सकता है, हमने आपको क्या बताया, कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा फर्स्ट रो की, जो आपकी नई रो आई है उसकी हेल्प से। तो बहुत ईजी है, हम सेकंड रो में ऑपरेशन लगा देते हैं, ध्यान से देखना। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये R2 सेकंड रो में, कि R2 में से माइनस कर दो 2R1 न्यू। यहाँ कुछ भी चेंज हो कोई मतलब नहीं है, बस इसे 0 बनाना है। तो R2 में ऑपरेशन लगाया, ठीक है। R2 यानी कि 2 माइनस 2 एज इट इज R1 न्यू। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ क्या वैल्यू है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो R1 न्यू की जगह क्या आ गया 1, 2 में से 2 गए स्टूडेंट्स, 0 ही बचता है। समझ आया, यहाँ बन चुका है 0। यही तो हमें करना था। तो बस अब इन सभी को लेते जाइए, R2 की वैल्यू रखते जाइए और निकालते जाइए एंट्री। यहाँ पर R2 की जगह 40 रखिए, तो क्या आएगा 40 -2 R1 न्यू, R1 न्यू क्या है 10। तो 40 में से 20 गए 20, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है अब -1 और यहाँ भी क्या है -1, तो यहाँ पर रख दीजिए -1 -2 R1 न्यू की वैल्यू भी -1। तो -1 माइनस माइनस +2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। बहुत आराम से कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं, जैसे कि समझ आए आप लोगों को स्टूडेंट्स, गलती ना करें। अब देखिए यहाँ क्या है 0, इसके रिस्पेक्ट में 0 है, तो यहाँ पे 0 0 0 ही हो जाना है, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो क्या आएगा 0 -2 R1 न्यू की जगह 1, तो -2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ 1 है, यहाँ आपका 0 है, तो 1 - 2 × 0 1 ही आ जाना है। नेक्स्ट यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0। समझ आया। आगे देखिए अब हमें क्या करना है, R3 में यहाँ 0 बनाना है, की एलिमेंट के नीचे ऊपर हमें 0 करना होता है ना, तो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो बहुत ईजी है। अरे इसमें से अगर हम इसे माइनस कर दें तो वैसे ही 0 बन रहा है, 1 में से 1 गया 0, तो हमें यहाँ पर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो R3 के लिए, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R3 -R1 न्यू करके देखो ना। यहाँ पर क्या है 1, तो 1 में से 1 गया 0, 10 में से 10 गया 0, ठीक है। 0 में से -1 गया तो +1, माइनस माइनस प्लस, -1 में से 0 गया -1, 0 में से 1 गया -1, ठीक है। ऑपरेशन लगाया ना, R3 में से R1 न्यू लेस करना है, ठीक है। तो आगे देखिए 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है। समझ आया एंट्रीज। दोबारा ZJ ZJ बताया ना, इसको इनसे मल्टीप्लाई करते जाइए और ऐड करना है। तो ये दोनों तो 0 हो चुकी हैं, यहाँ आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ निकालो -2, फिर -1, तो -3, ठीक है। यहाँ पे 0 हो चुका है, ये दोनों तो वैसे ही 0 कर देंगे। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, तो 2 में से 0 गए तो क्या आना है आपके पास 2 ही आ जाना है, ठीक है। यहाँ देखिए अब समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 2 × 0 0 हो चुका है, 0 में से 0 गया
ज़ीरो। ठीक है, ऐसे 2 × 0 ज़ीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो। मोस्ट नेगेटिव, यहाँ तो नेगेटिव ही एक है, तो इजीली हम जान पा रहे हैं ये हो चुका है एंटरिंग वेक्टर। अब क्या चुका है, अल्फा टू एंटरिंग वेक्टर। डिपार्टिंग के लिए क्या करना है, वही मिनिमम रेशो, तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मिनिमम ऑफ, इस रो की, इस कॉलम की बात हो रही है, तो 10/-1 करेंगे क्या, ऐसा नहीं, ग्रेटर देन जीरो के लिए निकालते हैं, तो छोड़ो ये करिए, 20/1, 20/1, 0/1, तो 0/1 जीरो ही आ जाना है। तो मिनिमम क्या है, ऑब्वियसली ज़ीरो, तो यानी कि x6 क्या हो चुका है, ज़ीरो इसके कारण आया है ना यहाँ पर मिनिमम, तो इस x6 क्या हो चुका है, डिपार्टिंग वेक्टर, और एंटरिंग वेक्टर क्या है, अल्फा टू। तो नई सिंप्लेक्स टेबल बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नई सिंप्लेक्स टेबल बनाने से पहले की एलिमेंट तो जान लेते हैं, तो की एलिमेंट जान चुके हैं, ये एंटरिंग वेक्टर है, आप देखिए ये डिपार्टिंग वेक्टर है, कॉमन हमारा ये आ रहा है, तो ये क्या हो चुका है, आपका की एलिमेंट। ठीक है, टेबल बनाइए। देखिए बेसिस में क्या आ चुके हैं, हमें यहाँ पता लग चुका है, अल्फा टू एंटरिंग है और अल्फा सिक्स डिपार्टिंग, तो अल्फा 1 अल्फा 5, तो एज इट इज अल्फा 6 की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा 2। ठीक है, यहाँ x1 x5 और x2 बेसिस में, बेसिस के जो आपकी कॉस्ट है लिख दीजिए, अल्फा 1 तो 2 हो गई, अल्फा 5 की 0 है और अल्फा 2 की 1, तो 2 0 1। यहाँ क्या हो जाएगा, अभी हम निकालेंगे वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर हम करना होता है ना कि एलिमेंट को 1 और औरों की, नई वाली रो की हेल्प से औरों को 0। ठीक है, तो यहाँ की एलिमेंट तो हमारा पहले से ही 1 है, तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज़ एंट्रीज लिख दीजिए। ठीक है, लिख दी। अब हमारा क्या होता है, ऊपर वाले को 0 बनाना है, तो 1 को 0 बनाना है, अरे तो इस 1 में से 1 को माइनस कर दो, यानी कि R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 में से माइनस कर दो R3 न्यू, यही ऑपरेशन लगाया है। तो R2 में से, R2 कहाँ है, ये रही, इसमें से R3 न्यू माइनस कर देना है, तो हम यही तो हमने एज इट इज लिखी है ना, तो हम यहीं पर कर लेते हैं माइनस, बार बार नीचे क्यों देखें, तो कर दीजिए, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 20 में से 0 गया 20, 0 में से 1 गया +1, -2 +1, तो -1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1। क्लियर, अब इसे 0 बनाना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो हम क्या ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 + R3 न्यू। ठीक है, तो न्यू आपकी क्या है, यही तो है, तो यहीं पर देख लेते हैं, -1 + 1 0, 1 + 0 1, 10 + 0 10, 0 -1 -1, 1 और -1 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1। समझ आया, दोबारा ZJ - CJ निकालो, क्या आएगा वैल्यूज़, देखो 2 1 ज़ा 2, ये तो दोनों टर्म 0 हो चुकी हैं, 2 में से 2 गया 0, ऐसे यहाँ पर ये 0, ये इसके कारण 0, ये बचा 1 × 1 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, -2 -1, तो -3 -3 -1 -4। क्लियर, और भी एंट्रीज निकाल, और भी एंट्रीज निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपके पास आ जाएगा -1 और इसके लिए 0 और इसके लिए 3। ठीक है, समझ आया। अब वही ये आपका क्या आ चुका है, एंटरिंग वेक्टर। डिपार्टिंग के लिए मिनिमम रेशो निकालोगे, तो इनके लिए तो निकलेगा नहीं, ये माइनस में आ गए, फॉर्मूले में हमारा होता है >0, तो क्या बचा, एक यही पॉजिटिव है, तो इसके लिए एक मिनिमम रेशो, जब यही एक है तो यही मिनिमम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका की एलिमेंट +1 ही। ठीक है, और x5 को हटा देना है और क्या ले आएंगे x3। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, नई टेबल बना दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या चेंज कर देना है, अल्फ़ा 5 को डिपार्टिंग है ना, हटा देना है और अल्फ़ा 3 को लिख देना है, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 और आपका अल्फ़ा 2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा x1 x3 x2।
कॉस्ट लिखिए, अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में 2 है, 3 के रेस्पेक्ट में 1 है और 2 के रेस्पेक्ट में भी 1 है। बी की वैल्यू देखो, हमें यहाँ क्या करना होता है, इसे बनाना है 1, तो ये तो पहले से ही 1 है, यानी कि ये रो आपकी सेकंड एज इट इज़ लिख देनी है, 0 0 1 -1 1 -1। ठीक है, अब नई वाली की हेल्प से इसको और इस वाली एंट्री को 0 बनाना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को भी जोड़ दो, तो 0 बन जाएगा। तो R2 और R3 में सेम ऑपरेशन लग रहे हैं, क्या क्या ऑपरेशन लग रहे हैं स्टूडेंट्स, R1 में लग रहा है R1 प्लस R2 न्यू, ठीक है, और R3 में भी यही लग रहा है R3 प्लस R2 न्यू। ठीक है, नई वाली की हेल्प से 0 बनाते हैं, तो इसलिए नई वाली रो का यूज़ करा है। तो जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, इन दोनों रो को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना, एंट्रीज लिख दीजिए क्या आएंगी। तो स्टूडेंट्स एंट्रीज आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिए। अब जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालिए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, औरों की भी वैल्यूज़ निकालिए, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, यह आएगा आपके पास, हाँ ये वाली एंट्री देखिए आपके पास आ रही है -5। देखिए ना, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, तो 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, -5 में से 0 गया -5, ये एंट्री आपके पास आ रही है 4, और ये देखिए -1 शायद, हाँ सही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो गया आपका, ये मोस्ट नेगेटिव है, तो ये हो गया एंट्रिंग वेक्टर। डिपार्टिंग के लिए क्या करना है, डिपार्टिंग के लिए मिनिमम रेशो लेना है। आप लोग यहाँ जान चुके हैं, तीनों एंट्री आपके पास नेगेटिव आ रही है, मिनिमम रेशो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है, तो मिनिमम रेशो नहीं ले सकते, तो डिपार्ट नहीं करेगा कोई वेक्टर, और जब तक कोई वेक्टर डिपार्ट नहीं कर रहा तो एंट्री कहाँ से कराओगे, समझ आया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में आपका सॉल्यूशन होता है अनबाउंडेड, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो समझ गए, तो क्या समझ आया इस क्वेश्चन में, अनबाउंडेड सॉल्यूशन का हमने कंसेप्ट पढ़ा है, सारी एंट्री नेगेटिव आ चुकी हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इस एलपीपी का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। समझ आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एलपीपी के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आपका रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और देख लेंगे, अगर हमें कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिला तो उसे ले आएंगे, बट रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।